नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू की अहमियत। बस करो माँ, बहुत हो गया। अब और नहीं सहा जाता। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता जितनी आप अपनी बहू की कर रही हैं। वाह बेटा, आज तेरी भी जवान हो गई है। तू भी सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने? हाँ माँ, सिखा दिया। कुंती देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अजय नौकरी करता था। वह अपना परिवार लेकर दिल्ली शहर में ही रहता था। और छोटा बेटा विजय, वह घर पर ही रहता था। उससे जल्दी कोई नौकरी हो ही नहीं पाती थी, जिसके चलते वह घर पर ही खेती बाड़ी का काम देखने लगा। कुंती जी और उनके पति जयप्रकाश जी छोटे बेटे के साथ गांव में ही रहते थे। जयप्रकाश जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो महीने की उन्हें 20,000 रुपये पेंशन मिल जाती थी। और अच्छी खासी खेती थी जो अजय खुद ही करता था। तो खेती के भरोसे ही दो पैसे वह अपने पास भी रखता और घर का खर्च भी चलाता था। कभी भी जयप्रकाश जी से पैसे नहीं लेता था, और वैसे भी जयप्रकाश जी उसे पैसे देते भी नहीं। आए दिन जयप्रकाश जी और कुंती देवी के खाने में नई नई फरमाइश होती रहती थी। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज्यादातर वह लोग पूड़ी पराठे मसालेदार सब्जी ही पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू संध्या बनाकर भी देती थी। विजय और संध्या दोनों ही जयप्रकाश जी और कुंती जी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी कुंती देवी कभी भी संध्या के साथ खुश नहीं रहती थी। वह आए दिन बस अपनी बड़ी बहू सरिता की ही गुणगान करती रहती थी। वह कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कुंती जी जो बहू सेवा करती, कुंती जी उस बहू की थोड़ी सी भी कदर नहीं करती थी। और जो बहू साल में एक बार महीने भर के लिए आती, उसमें से 15 दिन तो अपने मायके रहती। उस बहू के लिए कुंती जी दिन रात चिंता करती रहती। अगर कुंती जी के कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि सरिता बहू बीमार है, तो कुंती जी को तो लगता कि पूरा घर ही सर पर उठा लेंगी। वह बार बार जयप्रकाश जी को कहती, जरा अजय को फोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। अकेली है बेचारी वहां पर, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा उसका। सारा काम घर के अकेले ही करती रहती है। जरा पूछ लेना, उसे कुछ पैसे की जरूरत हो तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर विजय और संध्या दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। हमको अगर कभी पैसे की इमरजेंसी पड़ जाए और कुछ पैसे मांग लें, तो माँ तो ऐसे चिल्लाती है, ऐसे एहसान जताती है, जैसे विजय से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और कैसे भैया और भाभी को पैसे देने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वो लोग पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। अब तो गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और साथ ही शुरू हो रहा है सरिता भाभी के आने की तैयारी। माँ जी सरिता भाभी के आने की खबर से बहुत ही खुश थीं। 10 दिन बाद सरिता भाभी भी आ गई। सरिता सबके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आती थी। कुंती जी के लिए साड़ी, संध्या के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, और दो ननद थीं, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आती थीं। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फोन करके मिलने के लिए बुला लेती थी। नंदे भी आ जाती हैं। अब संध्या का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे, और करने वाली बस अकेली संध्या ही थी। क्योंकि सरिता तो ऐसे आती जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10 दिनों के लिए बस मेहमान बन के आती थी, जिसके चलते ना कभी संध्या उसे कोई काम करने देती और ना ही सरिता कोई काम करना ही चाहती थी। सरिता खुद तो गर्मियों की छुट्टी में आती, साथ साथ पीछे से अपने दोनों नंदों को भी बुला लेती। दोनों नंदे और उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी संध्या का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं था। ऊपर से एक दिन कुंती देवी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल साफ करके बोरी में रख दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं चावल साफ करने बैठूं? पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए, जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल साफ कर देगी। अच्छा, तो मतलब मैं अब तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक बड़ी बहू आई है और दो मेरी बेटी और 4 बच्चे हैं। इतने लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में लगा देती हो। भाई, हमारे जमाने में तो 20-20 लोगों का खाना बनता था, दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दें और ना करें हम। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आया है तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी?
खाना बनाने के बाद वैसे भी कौन सा काम होता है? पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कुंती देवी तेज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। फिलहाल संध्या सास के मुंह लगने से अच्छा काम करना ही समझी और बैठ गई पूरी बोरी का चावल साफ करने। पूरी दोपहर उसने पूरा चावल साफ कर बोरी में बांध कर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी लग गई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब संध्या खाली हो तब तो चाय बनाया जाए। सास की आवाज़ सुन जल्दी जल्दी संध्या हाथ पैर धोकर तुरंत किचन में भागी। पूरी दोपहर चावल साफ करने से पूरा शरीर उसका थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी भी करने लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते हुए संध्या को 10 बज गए थे। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब संध्या की नींद खुली तो कुंती देवी की आवाज़ जोर जोर से उसे सुनाई दे रही थी। 6 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई नहीं उठा था। कुंती जी को चाय की लत लगी थी। 5 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो संध्या उठी ही नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली थी। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा तो किचन का दरवाज़ा बंद पड़ा था। वह बाहर से ही संध्या को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन संध्या नहीं आई। तो सरिता चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सरिता को किचन में जाता देख कुंती जी तुरंत संध्या के कमरे में घुस जाती हैं। संध्या को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती हैं, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज़्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई। समय का ख्याल है तुम्हें? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है कि इस समय घर में लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार होना पड़ा था। और बीमार पड़ी भी तो दवाई टाइम से ले लेती। छोटी बच्ची हो जो तुम्हें कोई हाथ में दवाई देगा तब खाओगी? बताओ अब कैसे होगा घर का सारा काम? 4 लोगों को देख ली बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर में नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा तो बीमार हो गई। बताओ इतनी नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दी कि बीमार हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक, जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। कामचोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज़ आई। कुंती जी ने पीछे मुड़कर देखा, उसका बेटा विजय खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी उसको छू के देखा है कि उसको कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती है। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने के अलावा उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगी? अब अच्छे से बोलती तो चलता भी, लेकिन कम से कम किसी के दुख तकलीफ में तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी बड़ी जुबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दिया? कह रही हो ना 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ था तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से ही मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ तुम सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती हैं तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो, और जब संध्या बीमार पड़ गई तो तुम्हें यह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात। खुल के बोलो ना, सारी जलन तुम लोगों को बड़ी बहू से है। सरिता खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, एक वो दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो कैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार अपने साथ मेरा भी टिकट करा लो, मुझे भी कुछ दिनों के लिए इन दोनों से दूरी बना के ही रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज के किचकिच से। सरिता ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वो कुंती जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कुंती जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से तो 2 टिकट मिला है, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर
कुंती जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर बैठकर चली जाऊंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी सरिता क्या ही बोलती। कुंती जी सरिता के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती हैं। सरिता की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कुंती जी उसके साथ जाएं। जैसे तैसे वह दोनों दिल्ली पहुंचे। काम के चलते सब रात को लेट ही सोते थे, सुबह भी लेट ही उठते थे, 7 बजे के आसपास, और 5 बजते ही कुंती जी की चाय की लत लग जाती थी। वैसे भी कहते हैं ना कि नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाएगी। कुंती जी 4 बजे से ही उठकर चुपचाप बेड पर पड़ी रहीं। जाएं भी तो कहाँ जाएं, 2 ही कमरों का घर था। एक कमरे में बेटा बहू सोए थे और एक कमरे में बच्चों के साथ कुंती जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे, 7 बजे, अब उनकी लत बढ़ती ही जा रही थी। बहू अभी तक नहीं उठी थी। अंत में कुंती जी सरिता को जगाने जाती हैं और कहती हैं, बहू 7 बज गए हैं, उठ जाओ, 1 कप चाय बनाकर दे दो। सरिता कहती है, क्या माँ जी, ये कौन सा तरीका है सुबह सुबह उठाने का? सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 5 बजे की चाय की लत लग गई है तो आप चाय बनाकर भी पी सकती हैं ना। आपको पता है हम रात में कितना लेट सोते हैं। यह गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टुक सुन कुंती जी एकदम से हैरान थी। वो सरिता को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल भी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। कहीं न कहीं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे, और उसी पल उनके आगे संध्या का चेहरा भी नाचने लगा। संध्या की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह ऐसे इतनी बुरी तरह से मुझे जवाब दे। कितना कुछ उसे सुनाती थी मैं। 5 बजते बजते किसी भी कीमत पर मेरे आगे चाय रखी देती थी, फिर भी 1000 बातें सुनाती थी मैं। अपनी आदत के चलते कुंती जी किचन में आईं और खुद ही अपने लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का मन नहीं था। पहले दिन ही उनका मन उचट गया था। फिर भी वह चाय लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गईं। पहले दिन में ही घर की याद आने लगी। सरिता करीब 7:30 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ता की तैयारी करने लगी। अजय भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे। सरिता सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी, और बेचारी कुंती जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखे जा रही थी। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे, किसी के पास कुंती जी के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और अजय नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली सरिता और कुंती जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक घर पर संध्या कुंती जी को नाश्ता करा ही देती थी, लेकिन यहाँ आज कुंती जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हैं, और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा तो चले गए। सरिता अपने घर की साफ सफाई, किचन की सफाई, अपने घरों के कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वो नहाकर फ्री हुई तो उसने कुंती जी से नाश्ता करने के लिए कहा, और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद ही खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते हुए कुंती जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब सरिता घर का और कुछ काम निपटाकर बोली, माँ जी, मैं 2 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम हो तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। सरिता फिर से अपने कमरे में चली जाती है, और एक बार फिर से अकेली रह जाती हैं कुंती जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले ही गुजर रहा था। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यह शांति कुंती जी के अंदर ही अंदर काटने को दौड़ रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा, क्योंकि जो वह गांव में उनसे चिपक के मीठी मीठी बातें करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने काम में ही इतनी बिजी रहती है कि उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। कुछ पूछने पर बस हाँ या ना में जवाब देकर चली जाती है। जिसके पास कुंती जी से बात करने का टाइम नहीं है, वह कुंती जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बना के दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो इसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत दूर से ही देख रही थी। सरिता के साथ कुंती जी यह सोच कर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी, कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बात करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक के बातें करती थी। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो अपने सास से बातें ही नहीं करती है, और ना ही उसका यह रूप देखकर कुंती जी की हिम्मत होती कि उससे कुछ कह भी दें। कहते हैं ना कि जब सामने वाला आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठा रहता है और वो चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं मिलती है, तो वो बुरी तरह से टूट जाता है।
ऐसे ही बुरी तरह से टूट चुकी थी कुंती जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। शाम को जब संध्या का फोन आता है तो कुंती जी जैसे ही फोन उठाती हैं, संध्या कहती है, माँ जी, आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज हैं हमसे? बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए आपके गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुन कुंती जी की आंखों में आंसू आ गए। तड़प उठी थी, बोली धीरे से, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। एक काम कर, विजय को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए, 2-3 दिन के अंदर में ही। वैसे भी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हुए कुंती जी ने फोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता रुकी और फिर चल दी अपने गांव, अपने घर, जहाँ उनका राज चलता था। जैसे ही वह घर आई, संध्या को देखते ही उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहू, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यह कहावत तो मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। संध्या सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह पूछकर माँ जी का दुख बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें किसी अपनों के प्यार की और अपनेपन की जरूरत होती है। जो कुंती जी को छोटी बहू संध्या से मिला। उनको लगता था कि बड़ी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन साथ रहने के बाद सच्चाई पता चल गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।